गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इसमें आरआरबी के सिलेक्टेड स्टूडेंट की इंटरव्यू सीरीज चल रही है। तो आज की इस वीडियो में मुंबई जोन में हाल ही में सिलेक्ट हुए नवाबों के शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश से रवि सिंह जी मौजूद है, जिनका हाल ही में सिलेक्शन काफी मेहनत के बाद हुआ है। और जिसे मेहनत का फल बोला जाता है, उनको जाकर लास्टली मिल गया है। बहुत सारी स्ट्रगल स्टोरी है इनकी पिछले कुछ ईयर्स की, वो हम सारी चीज जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले रवि जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, जो आपको पहली ड्रीम जॉब मिल गई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे बच्चे आज रिलेट कर पाएंगे रवि जी को, क्योंकि जो स्ट्रगल होता है वो आज महसूस करोगे आप लोग, तो रवि जी बताएंगे। सबसे पहले आपके बारे में बेसिक थोड़ी जानकारी जानना चाहेंगे। प्राइमरी एजुकेशन या बीटेक डिप्लोमा आपने कहाँ सीखा, वो सारी चीजें आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। जी, स्कूलिंग मेरी यही लखनऊ से ही हुई है। एक स्कूल है SSJD नाम का, उसमें स्कूलिंग हुई है मेरी। उसके बाद इंटर तक, उसके बाद जो है मेरा जो बीटेक है वो गोरखपुर में एक कॉलेज है। हमेशा से लेकिन यही था कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, इसलिए वहां से बीटेक करने के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई थी तैयारी की। फिर वहां से चीजें आगे बढ़ी। तो बीटेक का पास आउट किया आपने? बीटेक में जी बिल्कुल बहुत साल लग गए, और एक इतने साल लगते नहीं है वैसे लोगों को, मुझे ज्यादा लग गए। मेरी एक बहुत यूनिक जर्नी है, और चूंकि बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे मेरी पर्सनल लाइफ में, उस तरह का बैकग्राउंड फैमिली में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से, जैसे बहुत उस तरह से समृद्ध लोग होते हैं तैयारी करते हैं, उस तरह की जर्नी नहीं थी, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में थी, जिसकी वजह से इतना समय लग गया मुझे। तो जो पहली बार आपने देखा कि मेरा आरआरबी में फाइनल हो गया, विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? अरे पहली बार जब मैं रिजल्ट के लिए लॉगिन कर रहा था, तो मैंने मम्मी से कहा कि एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, एक्सपायर हो गए थे बीटेक के दौरान। मम्मी से मैंने कहा कि हर बार रिजल्ट बार बार देखते थे, और जैसे ही ऑन करते थे तो नाम नहीं मिलता था लिस्ट में, बहुत दुख हो जाता था। तो मम्मी से मैंने कहा कि अब फिर से वही समय आ गया है मम्मी, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, और अब देखिए क्या होता है। क्योंकि अब इतना समय हो गया था, अब और आगे जाना भी उतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे मैंने ऑन किया, मैंने सबसे पहले यही देखा कि आपका नीचे अब शॉर्ट लिस्टेड के लिए यस और नो लिखा है। बाकी डेटा तो मैंने देखा ही नहीं। तो वहां पे देखा, वहां पे यस लिखा हुआ था। तो जब यस देखा, मम्मी से मैंने बताया कि मम्मी इस पे यस लिखा है, मतलब हो गया है। फिर मैंने सोचा कि एक बार कंफर्म करते, यकीन नहीं होता खुद को ना, तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने जो रोल नंबर वाली लिस्ट निकलती है, उसमें मैंने अपना वो रोल नंबर भी डाल के चेक किया, उसमें भी जब मिल गया, और यस, तब मम्मी से मैंने कंफर्म किया कि जो है सिलेक्शन हो गया है। अब कौन सा कितने मार्क्स आए हैं अभी मैं बताता हूँ आपको देख के। फिर मैंने उसमें देखा कि मेरे मार्क्स मतलब काफी ठीक थे, और मेरिट इंडेक्स भी बहुत अच्छी थी। तो ये भी खुशी हुई, मतलब कि जो डिपार्टमेंट मैंने चाहिए था वो मिल गया था। इस बात की ज्यादा खुशी थी, क्योंकि मैं मतलब उतना डिजाइन एंड ड्राइंग चाहिए, मतलब मुझे चाहिए था। ऑफिस जॉब ज्यादा पसंद थे मुझको जी। ऑफिस जॉब भी है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, डिजाइन एंड ड्राइंग वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है जी हाँ जी, चैलेंजेस तो फेस करने हैं जी। नहीं होता है। जब आदमी इतनी सारी असफलता पा जाता है, तो सफलता पहले उस समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो गया क्या, सही में मिल गया क्या नहीं। हाँ टिप्पणी काटते हैं, टिक करते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लोग भी शॉक्ड हैं, मतलब जैसे किसी लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी, उनको लगता था कि हाँ तैयारी कर रहा है लेकिन इतनी बार असफल हो चुका है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। और हाँ कर रहा है, बहुत लोगों की उम्मीदें अब नहीं बची थी, लेकिन वो लोग जब रिजल्ट आया तो लोग शॉक हो गए। आपको लग रहा है कि 6 साल बहुत ज्यादा होते हैं? यहाँ मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन जो जो 13-13 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका हुआ नहीं है। बीटेक भी कर चुके हैं, एमटेक भी कर चुके हैं, इलाहाबाद में जी एक कमरे में रह रहे हैं, कभी नॉन टेक तैयारी कर रहे हैं, कभी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं 2011-12 के पास आउट है बीटेक होल्डर, उनका जॉब नहीं लगा है। जी जी, ये इधर भी यहाँ भी मैंने कई लोगों को देखा है कि 35 तक वो लोग पाए हैं नौकरी। तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ इतना तो खैर मेरा नहीं था, इतना कुछ कम था। हालांकि ये था कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अब आगे जो है फैमिली की तरफ से अब आगे और नहीं हम पढ़ सकते थे, आर्थिक समस्याएं थी घर में, क्योंकि फादर नहीं है मेरे। तो ये सब प्रॉब्लम थी कि यही कहते थे भगवान से कि इस बार हो जाए, नहीं तो आगे पता नहीं क्या होगा। हाँ चलिए आते हैं, अब पहले आरआरबी की तैयारी है तो आरआरबी की स्टोरी हम लेते हैं कि आरआरबी जेईई की तैयारी के लिए क्या क्या सोर्सेस थे,
कितने घंटे पढ़ाई थी और क्या कितना नंबर आया आपका? जी एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि एसएससी जेई पर मैं फोकस था, क्योंकि आरआरबी जेई तो आता नहीं था, 4 ईयर बाद कहीं आया था इस बार। तो आरआरबी जेई मेरे फोकस पे नहीं था कभी, मैं एसएससी जेई का ही तैयारी करता था। तो उसकी जो तैयारी थी, उसकी जो स्ट्रेंथ बन गई थी बार बार रिपीट करके, भले ही सिलेक्शन नहीं होता था लेकिन मेहनत बहुत की थी मैंने। तो वो सब याद था मुझे, सिविल इंजीनियरिंग पूरी जो है कमांड हो गई थी। तो आरआरबी जेई का जब आया तो इसमें एक्चुअली प्री नॉन टेक होता है इसमें, तो थोड़ी हमको मतलब लग रहा था कि प्री नॉन टेक है, कैसे करेंगे, इतना आता नहीं है वो चीजें। लेकिन जो है एसएससी जेई की तैयारी से काफी मदद मिली मुझे, क्योंकि जीएस पोर्शन पूरा मेरा तैयार था उसके लिए। मैं एसएससी जेई में जीएस को ज्यादा ही पढ़ लेता था तो ऐसे जीएस वहां से तैयार था। और मैथ जो है कुछ टेस्ट दे दिए थे मैंने, बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं पढ़ाई की थी, उतना टाइम भी नहीं था तब। कुछ ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने मैंने पढ़ा था प्री के लिए, और कुछ टेस्ट दिए थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। वही जीएस वीएस लूसेंट से मैं अक्सर जीएस पढ़ता था। उसके बाद मैंने प्री दिया, उसके बाद एसएससी का रिजल्ट बीच में आया और हुआ नहीं था बहुत, मैं उसमें था। लेकिन फिर इसका सीबीटी 1 का रिजल्ट आया, तब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि हाँ चलो अभी एक एक पेपर लगा हुआ है अच्छा खासा। फिर प्री का रिजल्ट आया, उसमें हो गया था। और तब मैंने मेंस की तैयारी शुरू की। इसका आरआरबी जेई का मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, तो उतना टफ में नहीं है, लेकिन बहुत ब्रॉड टाइप का सिलेबस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, ऑटोकैड भी है, और ये सब करके है। तो उस और वो भी है, कंप्यूटर भी है, एनवायरमेंट भी है, बहुत अलग टाइप का सिलेबस है। तो इन सब के लिए काफी मेहनत की मैंने, सब चीज के नोट्स बनाए थे। जो टेक्निकल पोर्शन है वो तो मेरा तैयारी था एसएससी जेई की वजह से, बट जो नॉन टेक पोर्शन है सिर्फ उस पे मुझे ध्यान देना था। तो कंप्यूटर के भी कुछ मैंने यूट्यूब के वीडियोस देख के बनाए थे नोट्स। एनवायरमेंट एनवायरमेंट तो हम लोग पढ़ते भी हैं, और एनवायरमेंट का कुछ नोट्स था मेरे पास ऑलरेडी, मैंने कोचिंग किया था तो वहां से कुछ चीजें मिली थी। एनवायरमेंट इसी तरह से मैंने चीजों को, जितना सिलेबस है 100% मैंने कवर कर लिया था। कुछ भी ऐसा नहीं था, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही पढ़ लिया था। और बीएमसी का भी जो कंस्ट्रक्शन वाला जो इक्विपमेंट्स वाला पोर्शन है, वो पूरा मैंने यूट्यूब से देखे, एक एक मशीन को देख के मैंने पूरा नोट्स बना लिया था बीएमसी की कॉपी में। वो पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा था, रिवीजन में भी बहुत टाइम लगा था। बहुत ज्यादा परेशान भी थे हम, काफी ज्यादा मेहनत की थी हम, दिन में भी पढ़ते थे, रात में भी पढ़ते थे इस तरह से करके जर्नी चली थी। एक क्वेश्चन है जोकर @तेरा का, कमेंट में आया था जी पिछली वीडियोज में, कि सेल्फ जी डाउट को कैसे हैंडल करते हैं प्रिपरेशन के टाइम, और रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रहती है, कितना जी टाइम या घंटे पढ़ते हैं, ये मतलब जी कि पर डे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सेल्फ डाउट आपको भी आता होगा, जाहिर सी बात है, इतना लंबा गैप हो गया। तो सेल्फ डाउट को कैसे हैंडल करते हैं प्रिपरेशन के टाइम, यानी कि उसको टैकल करना कि नहीं अब सिलेक्शन होगा, उसके लिए क्या चीजें आपको मोटिवेट करती हैं आगे पढ़ने के लिए? जी एक्चुअली असफलता जब मिलती है, फेलियर मिलता है, तो मन तो टूट जाता है एक दफा, और बहुत निराशा भी होती है। लेकिन अगर मेरी अब मतलब पर्सनल उस पर देखें तो मैं स्पिरिचुअल उसमें ज्यादा हूँ। तो मेरा धैर्य जो है बंधा रहता था, और ये रहता था कि ये तो हमेशा से ही मन में था कि आपको हारना नहीं है। आपकी अगर अभी एज लिमिट बची, अटेम्प्ट बाकी हैं, तो बस देना है। फिर हाँ, ये है कि फैमिली का सपोर्ट था, कि आप फैमिली सपोर्ट करती थी कि आप भले ही फेल हो गए हैं लेकिन आपको फिर से देना है, पूरी मेहनत से देना है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देता था, यही चल रहा था। और सर दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? रिवीजन स्ट्रेटजी। जी, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए थे, उससे बहुत ज्यादा मदद मिली, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन आप कितना भी पढ़े हो, अगर लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो पाया तो वो फिर आप एग्जाम में वो फिर डिलीवर नहीं हो पाता है। जिसके लिए मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने कॉम्प्रेस करके A4 शीट में लिख रखा था, जिससे कि मुझे ओरिजिनल नोट्स उठाने नहीं पड़ते थे। वो सब तो उसमें पढ़ा हुआ था, जो शॉर्ट नोट में पढ़ लेता था। और जो पॉइंट्स थे बहुत रेयर टाइप्स भूल जाते हैं, उनको मैंने एक डायरी में लिख लिया था, कन्फाइन कर लिया था। और ये भी है कि टेस्ट सीरीज का भी बहुत सारा फायदा है। मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज दिया करता था एसएससी जेई के लिए, क्योंकि टेक्निकल तो सेम ही है एसएससी जेई के लिए, तो उनमें जो भी पॉइंट्स ऐसे रहते थे जो लगता था कि ये तो मुझे आता नहीं, तो मेरे नोट्स में नहीं है, उन सबको मैंने डायरी में लिख लिया था।
पूरी डायरी मेरी एकदम वो हो गई थी कि अगर मैं एक बार डायरी पढ़ लूं तो जितने टेस्ट सीरीज दिए वो सारे प्रिपेयर हो जाते थे वन टाइम पर। तो उसको बस ये है कि उसको रिवीजन करने में थोड़ा सा टाइम लगता था क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था। तो रिवीजन के लिए भी मैंने काफी समय दिया था। रिवीजन चूंकि आप बहुत पहले अगर रिवीजन करते हैं तो वो भी भूल जाएगा एग्जाम में, आप बहुत बहुत पहले नहीं शुरू कर सकते हैं रिवीजन। तो रिवीजन बहुत रिसेंट टाइम पर शुरू करता था, लेकिन उस समय मैं रात में भी पढ़ता था। रात में भी बस वही 6 घंटे सो लेता था, लेकिन सुबह दिन में भी पढ़ना, रात में भी रिवीजन इस तरह से कंप्लीट हो गया था। जी। अभी आपने बताया कि टेस्ट सीरीज आप लगाते थे, कहाँ कहाँ की टेस्ट सीरीज, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आपने लगाई? जी, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मैंने लगाई। टेक्स्ट बुक की सीरीज ठीक थी। और सिविल की गोली की टेस्ट सीरीज भी मैंने ली थी। दो, इससे ज्यादा नहीं लगाई थी, दो ही टेस्ट सीरीज लगाई थी। और उसमें बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, उतने इनफ रहते हैं। तो जी। आरआरबी में टेक्निकल में कुछ अदर पोर्शन पूछे जाते हैं, जैसे बिल्डिंग इक्विपमेंट हो गया, ऑटो कैड हो गया, ये सब आपने कहाँ से पढ़ा? जी, ऑटो कैड तो मैंने सिविल की गोली की एक बुक आती है, हैंड बुक करके, बूस्टर करके बुक आती है, उससे मैंने ऑटो कैड पढ़ा था। उससे ऑटो कैड पढ़ा था, उसमें तो पूरा पीछे दिया हुआ है 3-4 पेज में। ऑटो कैड कोई बहुत बड़ा नहीं है, सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, उनमें टिक विक लगा लिया था, पढ़ लिया था। और सर दूसरा उसमें पोर्शन है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बिल्डिंग मटेरियल में इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे। और बिल्डिंग मटेरियल में भी और भी बहुत सी चीजें थी कंस्ट्रक्शन वाले उस पोर्शन में। वो सब मैंने क्या किया था, कुछ तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे थे इंडिविजुअली, कि जैसे ये मशीन है तो वो मशीन क्या करती है, कैसे क्या रहता है, उसको डाल के मैंने सर्च करके और शॉर्ट टाइम में लिख लिया था। क्योंकि मुझे पता था आरआरबी जेई कोई बहुत डीप में नहीं पूछेगा, कि बस पूछेगा कि ये मतलब क्या होता है, इसमें क्या है। तो उसको मैंने लिख लिया था और वो एक एक बार में पढ़ लेते थे, सब याद हो जाता था। जी, इसी तरह से चीजें प्रिपेयर हुई। मैंने सारी, ये है कि सिलेबस में जितने भी पोर्शन थे वो सारे मैंने कहीं ना कहीं लिख रखे थे। क्योंकि टाइम तो काफी मिला था मेंस के लिए, टाइम काफी मिल गया था, उसमें आप आराम से हर चीज का नोट्स बना के उसको पढ़ सकते थे। क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई पोर्शन छोड़ दिया तो फिर पीछे चले जाएंगे। आज यही चलता है। जी। तो जैसे कि जब आप टेस्ट देते थे, क्या बूस्ट आप सिविल गोली के थे या टेक्स्ट बुक में थे, तो प्री में क्या स्कोरिंग रहती थी आपकी? स्कोरिंग तो ठीक रहती थी, मुझे दिखता था कि स्कोरिंग ठीक आ रही है। स्पीड एक्चुअली एसएससी जेईई का स्पीड काफी बना हुआ था, उससे कम ही स्पीड की इसमें जरूरत पड़ रही थी। मैंने जब पहली बार टेस्ट दिया तो मुझे लगा कि इतना जल्दी कैसे टेस्ट खत्म हो गया, मतलब स्पीड मेरी इतनी हाई हो गई थी। तो मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अभी तुम एसएससी जेईई का कर रहे थे, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसलिए तुमने जल्दी कर लिया पेपर। लेकिन उसकी काफी फायदा मिला एसएससी जेईई की प्रिपरेशन से। उसमें स्पीड ज्यादा मांगता है, इसमें स्पीड की उतनी जरूरत नहीं थी, टाइम था। तो उसी उसी तरह से टेस्ट जब हम देते थे तो मेरे अच्छे नंबर आते थे, मेरे 100 के आसपास नंबर तो आ ही जाते थे। जी। और मेंस में क्या स्कोर रहता था आपका? मेंस में मेरे 110 तक आ जाते थे, मेंस में भी। रैंक लेकिन अच्छी आती थी, मैं देखता था काफी ठीक ठाक नंबर दिखते थे मेरे मेंस में भी। और एक एक क्वेश्चन और था ना, कितने घंटे आप पढ़ते थे? एक क्वेश्चन एक लड़के का ये था, कितने घंटे पढ़ते थे आप? जी, कितने घंटे, ये था कि चूंकि दिन में मैं पढ़ता था, कुछ और तो करना ही नहीं था, बस पढ़ना ही था। दिन में से घर का नाश्ता पानी करके नहा धो के निकल के लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी में बैठ जाते थे वही 9 साढ़े 9 बजे। फिर वही तो पढ़ते ही रहते थे, दिन भर पढ़ते थे, दोपहर में लंच और शाम में भी। शाम में फिर हम आते थे, खाना खा लेते थे और फिर लाइब्रेरी चले चले जाते थे। फिर वहां पे भी मैं जब एग्जाम नियर था तो मैं 1 बजे रात तक तब भी पढ़ता था। ये सोना भी जरूरी था 6 घंटे, नहीं तो फिर सुबह लाइब्रेरी आने में लेट हो जाता। तो 1 बजे मैं चला जाता था और सो लेता था 6 घंटे, उसके बाद फिर लाइब्रेरी आ जाता। तो सर मतलब टाइम ये है कि एग्जाम अगर दूर है तो आप 8 घंटे इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पास है तो आपको हो सकता है 12 घंटे पढ़ना पड़े, 13 घंटे। रिवीजन कंप्लीट करना ही था हर हाल में। करंट अफेयर तक भी आता है इसमें जो जिसका कोई वो नहीं है कि कितना पढ़ लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। तो वो भी, वो तक मैं, जी, वो तक मैं रिवाइज करके गया था। चलिए, जिंदगी के दूसरे स्टेज में तो आप पहुंच गए, आपकी सरकारी नौकरी तो लग गई है।
अब आगे क्या ड्रीम है, आगे क्या अचीव करना चाहते हैं? जी, आगे मेरा हमेशा से ही ये प्लान था कि एक नौकरी जब मिल जाएगी उसके बाद मैं प्रशासनिक सेवा जरूर का मतलब तैयारी करूंगा। पीसीएस का करने का सोचा था मैंने, अभी कंफर्म नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, अभी ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जाए फिर देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं पीसीएस का करना चाहूंगा आगे। चलिए रवि जी, बहुत ऑल द बेस्ट है आपके पीसीएस के लिए। और बहुत अच्छी चीजें आपने बताई हैं बच्चों को, जो एकदम प्योर बच्चे हैं, मतलब जो अभी 2025 में निकल कर आ रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, जो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पहली बार जो तैयारी जी, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? मैं यही सलाह दूंगा कि आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आप फोकस कीजिए, दुनियादारी में मत पड़िए, एकदम आप फोकस्ड होके इंटेंस स्टडी कीजिए, मस्ती भी कीजिए, लेकिन आप दुनिया में खोइए मत, अपने एम की तरफ आप देखिए, उसी से कुछ हो सकता है, दुनियादारी में कुछ नहीं है। और आप फिर ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं मिलेंगे, फेलियर मिल सकते हैं, एक बार दो बार फेलियर मिल सकते हैं, लेकिन आप धैर्य ना खोएं, हारे ना, आप आगे बढ़ते रहें, अपने आप पर भरोसा भरोसा रखें, और कुछ ऐसे आप फ्रेंड्स रखें जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लोगों को आप अपने पास रखें, निगेटिव लोगों से दूर हो जाएं, नहीं तो वो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपकी मेहनत जो होगी उसके साथ भगवान न्याय जरूर करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लड़के के पास कौन सा मटेरियल होना चाहिए, डिजिटल रूप में और फिजिकल, क्या क्या उसके पास होनी चाहिए जो अभी तैयारी करने जा रहा है? मैं यही कहूंगा कि जो सबसे पोर्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं ये कहूंगा ये सिविल की गोली वाली जो ये बुक है इसको जरूर परचेज करना चाहिए। इसमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, नहीं तो पोर्शन छोटे छोटे छूट जाएंगे फिर, और फिर उसकी बहुत दिक्कत होगी। और डिजिटल में मैं अगर कहूँ तो डिजिटल का तो आप टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है, उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें तो बड़ी कहानी रहती है, उससे बहुत ज्यादा सीखेंगे आप। पेपर्स रहते हैं, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है कि पेपर किस दिशा में आता है। जी, यही है कि डिजिटल में मैं यही कहूंगा कि हाँ, कोई टॉपिक है अगर वो नहीं पता है, वो कहीं है भी नहीं हार्ड कॉपी में, तो आप यूट्यूब पर डाल के देख सकते हैं। और मेनली तो आपको भाई ऑफलाइन जो नोट्स हैं आपके, वही आपको सेल्फ स्टडी आप उससे कीजिए। और ये है कि डिजिटल में कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, कहीं कुछ देखने लगे, तो डिजिटल का मैं कम ही यूज करता था, बहुत कम यूज करता था, सिर्फ पॉइंटेड चीजें जो नहीं अवेलेबल थी, बाकी मैं नोट से ही पढ़ता था। जी, चलिए बहुत अच्छा है, नए वाले बच्चों को आपने बहुत अच्छी सलाह दी है कि डिजिटल कम इस्तेमाल करो, फिजिकल चीजें ज्यादा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में फैला हुआ है। थोड़ी से हम एक मैसेज आता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, 5 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 2 घंटे कब हाँ, निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको आगे की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभी हमारी जरूरत पड़े तो बताइएगा, पूरी तरह हेल्प करेंगे। और बच्चों के लिए टाइम देने के लिए धन्यवाद, और आपका समय आगे के लिए बहुत बढ़िया रहे। जी, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको।